Good morning students, welcome back class 8. In this video we are discussing our chapter 9th of history, which is reforms, reformers and women, on page number 73. In this chapter we are discussing about various movements or various system like education of girls, women right about women, social reforms, various movements like नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, हेनरी लुइस, रामकृष्ण मिशन. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि जो कास्ट सिस्टम है वो अपने इंडिया के अंदर बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. और जो कास्ट सिस्टम है वो अलग अलग कास्ट के अंदर भी क्या है, डिवाइड है. कि जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, अपर कास्ट हो गए, और जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने अनटचेबल की तरह ट्रीट करते हैं और उन लोगों को कोई परमिशन नहीं होती ना किसी टेंपल के अंदर विजिट करने की, ना किसी भी कुएं के अंदर, वेल के अंदर से उनको पानी लेने की परमिशन होती है. उसके साथ साथ जो वुमेन होती हैं उनके साथ भी क्या करते हैं, वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते. वो ये सोचते हैं कि जो औरत है उसका काम क्या है, सिर्फ घर का काम करना, सिर्फ हाउस वर्क काम करना, और उसको सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रहना है, वो घर के बाहर नहीं जा सकती. ये पुराने टाइम पे लोगों की ऐसे थिंकिंग होती थी ना. उनको स्कूल पढ़ने भेजते थे, वो यही सोचते थे कि अगर कोई भी हमारे घर की बेटी स्कूल जाएगी तो वो घर का काम कौन करेगा, वो वहाँ जाके वो कैसे फेस करेगी. तो उस करके काफ़ी सारे मूवमेंट्स वगैरह को स्टार्ट किया गया. और जैसे जो ब्राह्मण, जैसे जो सोसाइटी थी अपने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई. सबसे बड़ी ऊंची सोसाइटी किसको माना जाता है, सबसे अपर सोसाइटी माना जाता है ब्राह्मण्स को. पंडित को सबसे बड़ी सोसाइटी, सबसे ऊंची सोसाइटी माना जाता है. और पुराने टाइम पे लोगों की ये भी थिंकिंग थी कि जैसे जो विडोज होती हैं, विडोज क्या होते हैं, जिनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो या तो दोबारा शादी करवा लें, और उनको वेल ट्रीट किया जाता था. कई ऐसी वीडियोस होती थी जिनको वेल ट्रीट किया जाता था, जो अपने हस्बैंड के साथ, उनकी चिता के साथ खुद भी जल जाती थी. उनको क्या कहा जाता था, सती कहा जाता था. और लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते थे अगर वो वुमेन ऐसा करती थी. तो अब चलो अपने चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. अब अपना टॉपिक आता है पेज नंबर 74 पे, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए विद्यासागर जी ने बहुत सारे मतलब स्कूल्स वगैरह को सेटअप किया, और इन्होंने बहुत ट्राई की कि हर जो लड़की है उसको क्या मिले, एजुकेशन मिले. तो विद्यासागर ने 35 स्कूल्स चालू किए थे और इंस्पेक्टर बने थे, कि हमें इंस्पेक्टर बने थे, इन सबके स्कूल के मतलब हेड बने थे. और उनका मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा था, बंगाल के अंदर रहा था, जहाँ पे इन्होंने 35 स्कूल सेटअप करे. 1857 से 1858 मतलब एक साल के अंदर अंदर ही खुद के पैसों से. और जो एक मेन इंपॉर्टेंट स्कूल कौन सा है, वहाँ का बिटूनिया स्कूल है, जो कि पहला स्कूल था उस पावरफुल मूवमेंट का, वुमेन की एजुकेशन के लिए 1840 से लेके 1850 तक. जैसे ही गर्ल्स के स्कूल ओपन होने लगे तो लोगों को इस चीज़ का डर होने लगा कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लग जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा, अगर वो टाइम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगी, रास्ते में कुछ हो गया, घर टाइम पे नहीं आई तो रास्ते में कुछ हो गया होगा. मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी लड़कियों को लेके, लड़कियों की स्टडी को लेके. फिर कई ऐसी वुमेन्स हैं जो उन्होंने खुद के बारे में लिखा भी है. अब जैसे वसुंधरा बाई देवी है, जो एक वुमेन थी जो लिखना और जानना जिन्होंने लिखना और पढ़ना कहाँ सीखा, कैंडल की लाइट के अंदर सीखा. और वो बहुत ज़्यादा मतलब यंग एज में थी जब उनकी शादी करती. जैसे उनकी शादी करती तो ऐसे घर में उनकी शादी हुई जहाँ पे उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ वो घर के काम में ही उलझी रहती थी. तो क्या हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को भी अपने खुद के लिए टाइम चाहिए. तो उन्होंने अपने लिए एक बुक लिखी, अपने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है अमर जीवन. 1876 के अंदर एक फर्स्ट बायोग्राफी थी जो कि बंगाली के अंदर लिखी गई. उसके बाद कई स्कूल्स वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे डीएवी स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, कॉलेजेस को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जिसमें जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था. और स्कूल्स गर्ल्स के लिए भी थे कि हर लड़की को इसकी शिक्षा मतलब एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. फिर सावित्रीबाई फुले एक फर्स्ट वुमेन टीचर बनी थी, कहाँ की, महाराष्ट्र की. इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके स्कूल ओपन किए थे गर्ल्स के लिए
1848 के अंदर पूना के अंदर और 1851 के अंदर जो स्कूल थे वो महार कास्ट कौन सी होती है, जो अनटचेबल लोग होते हैं उनके लिए भी ये स्कूल उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे सावित्रीबाई फुले ने। फिर कई वुमेन्स ऐसी है जिन्होंने खुद अपने बारे में भी लिख के बताया है, जैसे का एग्जाम्पल है बेगम रोकिया सखावत हुसैन। ये कौन है, इनका जन्म हुआ था 1880 के अंदर, अपर क्लास फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ, मुस्लिम फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ और इनको सिर्फ ये कहा जाता था कि आप सिर्फ अरेबिक और उर्दू ही लैंग्वेज सीखो, आपको कोई अदर लैंग्वेज सीखने का राइट नहीं है, कोई भी आप अदर लैंग्वेज नहीं सीखोगे। सॉरी स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन कंटिन्यू। जो इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 1880 के अंदर जन्म हुआ था इनका, मुस्लिम फैमिली के अंदर इनका बर्थ हुआ था और मुस्लिम फैमिली के अंदर इनको सिर्फ ये बोला जाता था कि आपको अरेबिक और उर्दू लैंग्वेज ही बोलनी है, आपको कोई भी और लैंग्वेज सीखने का राइट नहीं है। और एक और इनके जैसे वुमेन के बारे में बताया गया है जिसका नाम है ताराबाई शिंदे, एक फीमेल एक्टिविस्ट हैं जो कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया कई कास्ट वगैरह के अगेंस्ट 19th सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने एक बुक को भी पब्लिश किया जिसका नाम क्या है, स्त्री पुरुषोत्तरा, एक कंपैरिजन है किसमें, वुमेन और मैन में। एक है पंडिता रानाबाई जो कि एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेद्स को मॉडर्न टाइम के अंदर ही लिखना और जान लिया था अपनी खुद की स्टडी से। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं वुमेन्स के। फिर इसके बाद में बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स। जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर क्या हुआ, जो पुअर पीपल्स थे उनको क्या कहा जाता था कि आप ये जगह गांव छोड़ के आप शहर के अंदर जाके काम करना स्टार्ट कर दो। पर वो जो शहर के अंदर जॉब करने जाते थे तो वहाँ पे उनको क्या काम मिलते थे, मतलब या तो आप नालियाँ साफ कर दो, ड्रेन साफ कर दो, रोड पे काम कर दो, बिल्ड कंस्ट्रक्शन कर लो, सिटीज को क्लीन कर दो। पर उनको ये काम करना पसंद नहीं आता था क्योंकि उनको लोगों के लिए एज ए गुलाम बन के, एज ए स्लेवर बन के काम करना पड़ता था, तो वो लोग ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होते थे उस काम के लिए। और जो फिर जो पुअर पीपल्स थे उन्होंने अपना खुद का काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे रिक्शा पुलर का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब सीवेज क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब खुद के उन्होंने काम करने वहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते थे, किसी के बाउंडेशन के अकॉर्डिंग काम करना नहीं चाहते थे। फिर सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस के अंदर क्या होता है, जैसे 19th सेंचुरी के हाफ के अंदर, आधा 19th सेंचुरी बीत चुका था, तब जो लोअर कास्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी स्कीम्स वगैरह स्टैब्लिश करी गई अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जिसकी डिमांड क्या थी, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की। जैसे इसमें जो वर्कर्स थे उनको, जो लो कास्ट के वर्कर थे उनको घासित, जो कि लो कास्ट के वर्कर थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम था सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया के अंदर। और इनकी वजह से जो इनका स्टेटस था वो क्या होने लग गया, इम्प्रूव होने लग गया। केरला के अंदर श्री नारायण दास गुरु ने अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए स्ट्रगल किया अपने कास्ट से रिलेटेड, और उनका एक मेन स्लोगन बन गया, वन रिलीजन, हमारा धर्म एक ही और हम सब एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। साउथ में जो ब्राह्मण थे वो रिस्पेक्ट करते थे लोगों के, और 1920s में वो फाइट करते थे डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और जो ब्राह्मण से उनके अगेंस्ट इम्पोज होना स्टार्ट हो गए थे। फिर ज्योतिबाई फुले और सत्याग्रह समाज। ज्योतिबाई फुले कौन थे कि एक्टिविस्ट सोशल रिफॉर्मर थे, कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे 19th सेंचुरी में। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने कई एफर्ट लगाए कि हम वुमेन को एजुकेट करें और जो लोअर कास्ट की वुमेन है उनको भी हमें इक्वल ट्रीट करना है, कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। इन्होंने अपनी पहली वाइफ को पढ़ाया और उसके बाद में वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल स्टैब्लिश करे 1848 के अंदर। जो ज्योतिबाई फुले थे उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई जिसका नाम क्या था, मूवमेंट चलाई ब्राह्मण्स के अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, और उन्होंने स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट, अपर कास्ट के जो लोग थे उनके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। सितंबर 1817 के अंदर जो ज्योतिबाई फुले थे उनके काफ़ी फॉलोअर्स बन गए,
और उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म करी जिसका नाम क्या था, सीकर्स ऑफ ट्रुथ, मतलब हमें सच का साथ देना है। और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, शूरदास और अतिशूद्रस, मतलब जो भी अनटचेबल लोग हैं उनको प्रिवेंट करना ब्राह्मण्स के एक्सप्लॉयटेशन से। जो ब्राह्मण्स उनको ऐसे नुकसान पहुंचाते थे उनसे हमें उनको प्रोटेक्ट करना। 1873 में जो फुले ने क्या किया, एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी बुक था, जिसका मतलब क्या होता है, स्लेवरी। और वो बुक किसको डेडिकेट होती है, अमेरिकन को डेडिकेट होती है, जो कि किसके लिए, जिस अमेरिकन को डेडिकेट होती है, जो कि हमें, जिसके लिए हम लड़े थे कि हमें फ्री में फ्रीडम वगैरह प्रोवाइड हो। फिर अब बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो कौन थे, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। आपने सुना भी होगा, अम्बेडकर जयंती भी बनाई जाती है। जो कि कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। इनकी जो फैमिली थी वो अनटचेबल फैमिली थी और महार फैमिली से बिलोंग करते थे। जो लाइफ थी अम्बेडकर की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, क्योंकि जब इनके जो पापा थे वो जल्दी ही, मतलब कम उम्र में ही मर गए थे। इनके पापा की डेथ के बाद ही यूएस से स्टडी करने चले गए थे। जब यूएसए से स्टडी करके वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और उन्होंने 1907 में अपनी एजुकेशन करी थी पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने फिर ग्रेजुएशन करी अपनी 1912 के अंदर, और इनको जॉब कहाँ पे मिल गई थी, बड़ौदा के अंदर इनको जॉब मिल गई थी। फिर जैसे ही वो इंडिया वापस आते हैं तो इन्होंने काफ़ी मिशन वगैरह स्टार्ट करे, जिसकी वजह से जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो ख़त्म कर दें। जैसे कोई जो महान लोग होते हैं, जो अनटचेबल लोग होते हैं, उनको मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी, तो उन्होंने सारी उनसे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा के नई वापस से प्रथा स्टार्ट कर दी थी। फिर इसके बाद में बात करते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या होता है। एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, जो कब स्टार्ट हुई थी, 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी। किसके अगेंस्ट, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, पंडित के अगेंस्ट। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ने क्या किया था, चैलेंज किया था ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को, और जो भी वहाँ के लोग थे उनको। इनका लीडर कौन था, ईवे रामस्वामी नेकर इनका लीडर बना था, और ये फाउंडर बना था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का, जिसका बिलीव क्या था कि हर जो पर्सन है, चाहे वो अनटचेबल है, वो कैसा भी है, वो इक्वल है। हमें किसी के साथ इलिटरेट नहीं करना, हमारे लिए सब बराबर है। चाहे वो लड़की है, हमें उसको भी एजुकेशन देनी है, और अनटचेबल लोगों को भी हमें इक्वल ट्रीट करना है, उनको हमें कहीं भी जाने से रोकना नहीं है। फिर और कई मूवमेंट्स भी चली, जैसे कि ब्राह्मो समाज चला। इसके फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे। ये कब स्टार्ट हुई थी, 1830 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और बाद में इसको किसने लेड किया, केशव चंद्र सेन ने लेड किया। ये क्या करती थी, ये एट इन दिस सेंटर वॉज बिलीव दैट देयर इज अ वन गॉड। हमारा मतलब बिलीव क्या होना चाहिए कि हमारा जो गॉड है वो एक ही है, और हमें उसके ऊपर ही विश्वास करना है। कोई कास्ट, कोई ट्रेडिशन अलग नहीं होता, भगवान एक ही है। और इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी रिमूव किया, और दूसरा इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी रिमूव किया। चाइल्ड मैरिज का मतलब बाल विवाह का भी इन्होंने रिमूव किया था, कि बाल विवाह नहीं होंगे, राजा राम मोहन रॉय ने। फिर उसके बाद में बात करते हैं हेनरी लुइस क्या है। हेनरी लुइस एक इंडियन टीचर और पोएट हैं। 17 ईयर की एज में एक लेक्चर की तरह अपॉइंट हुए थे हिंदू कॉलेज के अंदर कलकत्ता के, और एक लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स इनको इंडिपेंडेंटली थिंक करते थे। इन्होंने भी पढ़ाने का ही काम किया था 1817 की एज से ही। और लास्ट आता है रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। ये कौन थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किसने स्टार्ट करी थी, स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट करी थी 1897 में। इसका मिशन का जो हेडक्वार्टर है वो बेलूर मठ है, जहाँ पे कोलकाता के पास। और इस मिशन में क्या, इस मिशन को नेम दिया रामकृष्ण परमात्मा द गुरु ऑफ विवेकानंद। ये कि गुरु किसके हैं, विवेकानंद। ये जो मिशन है किससे रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, डिजास्टर से रिलेटेड, और स्टूडेंट्स की एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। और इन्होंने हर पार्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी, और इनके काफ़ी एफर्ट्स वगैरह से हर जो बच्चा एजुकेट होने लग गया था। फिर इसके बाद में आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या होता है, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1867 के अंदर बॉम्बे में। इसके भी कई फॉलोअर्स थे, जैसे नामदेव, तुकाराम, रामदास। और इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था,
लोगों के बारे में, मतलब इसमें जो सीन्स वगैरह भी काफ़ी ज्वाइन हुए थे इस मूवमेंट के अंदर. Although they did not regard the Vedas or divines, they drew their nourishment from the Hindu scripture and used the hymns of the Marathi poets in the prayer. But beyond religious concern, the primary focus of the प्रार्थना समाज was social. इनका मेन फोकस क्या था? सोशल और कल्चर रिफॉर्म देखना और इम्प्रूवमेंट चाहिए थी किनमें? वुमेन के अंदर. और जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस है, मतलब जितने भी शेड्यूल क्लासेस हैं, उनका सिस्टम को ख़त्म करना, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना, चाइल्ड मैरिज को बंद करना, और जितने भी इन्फेंसाइड गर्ल का बर्थ होने से पहले उसको मार देना, वो सब भी इन्होंने बंद करवा दिए थे. फिर उसके बाद में आता है वेदा समाज. वेदा समाज को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है, जो कि किसने स्टार्ट करी थी? श्रद्धालु नायडू ने स्टार्ट करी थी. इसमें एक बुक थी जिसको ट्रांसफर किया, बुक थी ब्रह्मो धर्म ने तमिल और तेलुगु के अंदर लैंग्वेज के अंदर इसको शिफ्ट, मतलब ट्रांसलेट किया. उसके बाद में आती है अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? सर शेख अहमद खान ने स्टार्ट की थी. ये मूवमेंट है जो कि मुस्लिम को एजुकेट करती है. इस मूवमेंट से जो कि हमारे जितने भी टारगेट्स थे वो हमारे अचीव होने लग गए थे. और ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर 1875 में. इसके दो ऑब्जेक्टिव थे: इस्लाम के अगेंस्ट इस्लाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और सेकंड मुस्लिम को लर्न करना, उनकी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को मुस्लिम को लर्न करना. अब लास्ट मूवमेंट आती है सिंह सभा मूवमेंट. एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट है जो कि सिखिज्म ने स्टार्ट करी थी, जो कि किसके गुरु थे? गुरु सिख थे. उन्होंने स्टार्ट करी थी कि हमें सिख को भी एक सिख सभा मूवमेंट सॉट टू रिफॉर्म सिख प्रैक्टिसेस विद द पब्लिकेशन ऑफ. फिर जो हमारे जो सिख मूवमेंट है वो कैसे पब्लिश होने चाहिए, काफ़ी नंबर्स के न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स वगैरह स्टार्ट करके. जो फर्स्ट सिख सभा मूवमेंट थी वो अमृतसर के अंदर स्टार्ट हुई थी 1873 के अंदर, और उसके बाद में लाहौर में 1879 के अंदर. और ये जो इसका मेन मोटिव क्या था? लोगों को एजुकेट करना और सिख से रिगार्डिंग जितनी भी टीचिंग थी वो प्रोवाइड करनी. इसके साथ ही अपना जो सिलेबस है स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.